हिंदुओं में 4 पुरुषार्थ गिनाए जाते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही वजह है कि हिंदुओं में महाकाव्यों के लक्षण जब बताए जाते हैं तो उनमें से एक जरूरी लक्षण, एक आवश्यक लक्षण यह होता है कि किसी भी महाकाव्य को महाकाव्य तभी कहा जाएगा जब उसमें ये चारों चीजें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मौजूद हों। हमारे रामायण और महाभारत भी महाकाव्यों में गिने जाते हैं और इसीलिए वाल्मीकि रामायण या फिर व्यास रचित महाभारत अगर आप देखेंगे तो उनमें भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों होते हैं। सिर्फ धर्म और मोक्ष की बात नहीं कर रहे होते ये ग्रंथ अर्थ और काम की भी बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और आज की चर्चा में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमारे महाभारत नाम के ग्रंथ में युवाओं के लिए क्या है। तो युवाओं के लिए क्या है ये देखने का सबसे आसान तरीका हो सकता है कि हम किसी एक पात्र को चुनें और उस पात्र के जीवन की जो यात्रा थी उसके जरिए इसे देखने की कोशिश करें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या ये युवाओं के लिए दिखाया जा रहा था। तो अर्जुन नाम के इस चरित्र को अगर हम लोग देखते हैं तो अर्जुन का ठीक विपरीत, उसका बिल्कुल ऑपोजिट सा एक कैरेक्टर हम लोगों को नजर आ जाता है, कर्ण। कर्ण बिल्कुल शुरुआत से ही अर्जुन से द्वेष रखने वाला, अर्जुन से कंपटीशन करने वाला एक कैरेक्टर होता है। और जब आप गुरुकुल में इन लोगों को देखेंगे, द्रोणाचार्य इन लोगों को सिखा रहे होते थे, उसी वक्त कर्ण ये कहना शुरू कर देता है कि भाई मुझे ज्यादा बेहतर शिक्षा मिले, मुझे ज्यादा ट्रेनिंग मिले, और इसके लिए वो द्रोणाचार्य के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना सिखा दीजिए। द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र चलाना अर्जुन को भी नहीं सिखाया था। अब चूंकि उन्होंने अर्जुन को भी नहीं सिखाया था तो वही तर्क, जिस तर्क की वजह से उन्होंने अर्जुन को कभी यह चीज नहीं सिखाई, अर्जुन कभी उनसे सीखने के लिए या ऐसा निवेदन करने के लिए पहुंचा भी नहीं था कि मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना सिखा दिया जाए, तो जो तर्क उन्होंने उस समय इस्तेमाल किया था वही तर्क वो कर्ण को भी देते हैं। देखो, ऐसा है कि ब्रह्मास्त्र चलाना सीखने के लिए आपकी मानसिक क्षमता जो होनी चाहिए, जो आपकी मानसिक स्थिति या मानसिक सामर्थ्य होना चाहिए, वो अभी आपके पास है नहीं। तो कर्ण जब देखता है कि किसी भी तरह से द्रोणाचार्य उसे ब्रह्मास्त्र सिखाने को तैयार नहीं है और उसकी समझ में आता है कि इस तरह तो वो अर्जुन से बेहतर हो नहीं पाएगा, तो ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र सीखने के लिए वो द्रोणाचार्य का गुरुकुल छोड़कर आगे निकल जाता है यानी द्रोणाचार्य के जो गुरु थे उनके पास चला जाता है, परशुराम जी के पास आगे सीखने चला जाता है। तो महाभारत का अगर आप लोग शुरुआती हिस्सा पढ़ेंगे, टीवी पर देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कर्ण भी शुरुआत के दौर में द्रोणाचार्य का शिष्य ही था और बाद में जब उसे ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाने से इनकार कर दिया गया तब वो द्रोणाचार्य का आश्रम छोड़कर परशुराम जी के पास चला गया सीखने के लिए और वहां झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। यहां से वापस अर्जुन की तरफ देखें और यह देखने की कोशिश करें कि आखिर इस घटना से युवा क्या सीख सकते हैं। तो एक चीज जो सबसे पहले समझ में आती है वो ये कि आप किसी बाहर के व्यक्ति से, अपने बाहर किसी से कंपटीशन अगर कर रहे हो, अपने बाहर किसी से प्रतिस्पर्धा रखते हो, ईर्ष्या रखते हो, तो आप अपना नुकसान करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कर्ण ने अपना नुकसान कर लिया था। अगर वो द्रोणाचार्य के पास सीखता रहता तो हो सकता है वो आगे कभी ब्रह्मास्त्र चलाना सीख जाता और शापित भी नहीं होना पड़ता। जिस शाप की वजह से आखिर में उसकी मृत्यु होती है, वो शाप उसे मिलता ही नहीं अगर वो परशुराम के पास नहीं गया होता तो। लेकिन वो अपना नुकसान कर लेता है। अर्जुन वहां दूसरी तरफ क्या कर रहा होता है? अर्जुन बाहर के किसी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा होता, वो अपने आप से ही प्रतिस्पर्धा कर रहा होता है और बार बार वो ये दिखाता है कि अपने आप को थोड़ा सा पिछले दिन से और बेहतर बनाने के प्रयास में कैसे वो थोड़ा और ज्यादा अच्छा होता जाता है। अंत में स्थिति ये आती है कि जो चक्रव्यूह जैसी रचनाएं थी वो किसी और ने नहीं सीखी, वो द्रोणाचार्य सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को सिखा रहे होते हैं। कर्ण की जो उपलब्धियां होती हैं वो गौण हो जाती हैं। क्यों गौण हो जाती हैं? क्योंकि उसने जो संगति चुन ली थी, अपने साथ रहने वाले जो लोगों को, जिन लोगों को उसने चुना था, उनकी जो इमेज थी, उनका जो कैरेक्टर था, उसकी वजह से कर्ण के कैरेक्टर पर भी असर पड़ता है और कर्ण की छवि भी कभी अच्छी नहीं बनती। हालांकि वो दानवीर था और बाकी सब कुछ था, लेकिन द्रौपदी के वस्त्रहरण वगैरह में वो शामिल रहा था, इसलिए उसकी इमेज हमेशा एक बुरे आदमी की बनती है।
तो आप संगति का कैसा चुनाव करते हैं, कैसे लोगों के साथ आपको उठना बैठना है, कैसे आपको कंपनी रखनी है, या अंग्रेजी में जो कहावत होती है मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, इस कहावत को भी आप कहीं ना कहीं अर्जुन और कर्ण में देख सकते हैं। यहां एक सवाल जो दिमाग में कभी ना कभी आता है वो ये आता है कि क्या घटनाएं इतनी ही चमत्कारी रही होंगी। मतलब कोई गुरु, कोई आदमी, कोई व्यक्ति ये कह दे कि तुम इस दिन ये सारी चीजें भूल जाओगे और उस दिन आप सचमुच वो सारी चीजें भूल जाएं, ऐसा होता होगा क्या? अगर हम लोग देखें कि प्रैक्टिकली ऐसा कैसे हो सकता है, लंबे समय के गैप के बाद महाभारत की लड़ाई होती है और महाभारत की लड़ाई के समय कर्ण अपनी सारी चीजें परशुराम जी के शाप की वजह से भूल गया होता है। इस पूरे गैप में अर्जुन कर क्या रहा होता है? अर्जुन लगातार यात्राएं कर रहा होता है, उसे कई जगह कई लोगों से लड़ना भिड़ना पड़ता है। कभी वो नागों से लड़ रहा होता है, कभी वो इंद्र के खिलाफ खांडवप्रस्थ को जलाने के लिए लड़ रहा होता है, कभी किरात अर्जुन नाम का जो एक नाटक है उसमें आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो भगवान शिव से लड़ जाता है और लड़ाई के बाद जब भगवान शिव को महसूस होता है कि नहीं ये शिष्य बनने के लिए उचित योग्य वर है, तो उसे वो सिखाते भी हैं और वहां पर से वो पशुपतास्त्र सीख कर आता है। ऐसे ही वनवास के दौरान ही जब उसे अलग रहना पड़ता है तो एक बार समुद्र तट पर उसकी भेंट हनुमान जी से हो जाती है, उनके साथ भी उसका कुछ ऐसा ही द्वंद्व होता है और वहां पर जब वो हनुमान जी से प्रतियोगिता कर रहा होता है, प्रतियोगिता जैसी ही कह लीजिए, अपने अपने सामर्थ्य को दिखाने का दोनों लोग प्रयास कर रहे होते हैं और इस प्रतियोगिता में आप पाएंगे कि अर्जुन हार जाता है और यहां भी उसे हनुमान जी से अंततः आशीर्वाद ही मिलता है। इस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे कि हो क्या रहा है। इस पूरे समय कर्ण अपने जो सीखे हुए हथियार थे, जो भी दिव्यास्त्र उसने सीखे होंगे, उनका कोई अभ्यास नहीं कर रहा होता। ज्यादा से ज्यादा वो एकाध दिग्विजय में कुछ मनुष्यों से लड़ा होता है, उसमें उसने कुछ अस्त्र अपने इस्तेमाल किए होंगे। लेकिन अर्जुन क्या कर रहा होता है? अर्जुन ऐसे लोगों से लड़ रहा होता है या ऐसे जीवों से लड़ रहा होता है, ऐसे प्राणियों से लड़ रहा होता है, ऐसे देवी देवताओं से लड़ रहा होता है जिनके साथ उसे अपने सबसे बड़े हथियार जो होते हैं वो निकालने पड़े होंगे। हनुमान जी से अगर आप प्रतियोगिता कर रहे हो तो साधारण तीरों से आपका काम नहीं चलता। ऐसे ही अगर आप भगवान शिव से जाकर लड़ जाएं तो आप कोई साधारण तीर जो आपके होते हैं वो नहीं चला रहे होंगे, अपने सबसे बड़े वाले जो दिव्यास्त्र होंगे वो अर्जुन ने निकाले होंगे। ऐसे ही इंद्र से अगर आप लड़ाई कर रहे हैं, इंद्र ने किसी जगह को अपनी सुरक्षा दे रखी है और उस जगह को आप जला देने का प्रयास कर रहे हैं, तो इंद्र से लड़ते वक्त भी आपको अपने सबसे भयावह हथियार जो होंगे वो निकालने होंगे। तो उन सभी हथियारों का अर्जुन लगातार अभ्यास कर रहा होता है। वो गंधर्वों के साथ लड़ चुका था, नागों के साथ लड़ चुका था, मनुष्यों के साथ तो लड़ाइयां जो हुई थी वो हुई ही थी। तो इस पूरी प्रक्रिया में लगातार अर्जुन अभ्यास में होता है और कर्ण इनमें से किसी भी दिव्यास्त्र का शायद प्रयोग नहीं कर रहा था। इसकी वजह से होता क्या है? लगातार प्रयोग की वजह से अर्जुन को अपने दिव्यास्त्र सारे के सारे याद थे। कर्ण भूल गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो यहां आप ये भी सीख सकते हैं, जो भी हमारे युवा वर्ग के साथी हैं उनको ये चीज आसानी से समझ में आएगी कि चाहे आप कोडिंग कर रहे हो तो आपको कोड लिखने की लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप पेंटर हो और आप हर रोज एक पेंटिंग नहीं बनाते तो फिर आप कुछ ही दिन में कोई अच्छे पेंटर नहीं रह जाते। जिसका रोज पेंटिंग करने का अभ्यास हो वो थोड़े ही समय में आपसे बेहतर हो जाएगा। ऐसा ही लिखने के साथ होता है। अगर आप क्रिएटिव राइटिंग जैसी फील्ड में हैं, रोज कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, रोज कोई कविता लिख रहे हैं, तो अभ्यास से आप में सुधार आता जाता है और एक साल के अंतर में ही आप पाएंगे कि जो कोई बहुत टैलेंटेड था, अच्छी कविताएं लिख लेता था, लेकिन उसने साल भर प्रैक्टिस नहीं की, और आपने अगर साल भर प्रैक्टिस कर रखी है तो आप बेहतर हो जाएंगे, और जिसने प्रैक्टिस नहीं की है वो थोड़ा पीछे रह जाता है। तो ये चीजें होती हैं। अगर अर्जुन और कर्ण की तरह बीच का गैप जो हो वो 11-12 वर्षों का हो तो फिर ये अंतर बहुत ज्यादा होगा। अभी हाल में एक किताब आई थी एटॉमिक हैबिट्स। अगर एटॉमिक हैबिट्स को आप देखें तो एटॉमिक हैबिट्स ये बताती है कि अगर आप एक दिन हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं और अपने आप को सिर्फ 1% इंप्रूव करते हैं, अपने पिछले दिन से 1% इंप्रूव हो जाते हैं आप लगातार की प्रैक्टिस की वजह से, रोज की प्रैक्टिस की वजह से, तो साल भर की प्रैक्टिस में आप 37% तक इंप्रूव कर चुके होते हैं। तो सोच लीजिए कि 12 साल में यह फर्क कितना ज्यादा होगा। 10 या 12 साल में जो फर्क पड़ा था अर्जुन और कर्ण पर, वो फर्क आपको नजर आने लगेगा।
तो ये वो चीज है जो महाभारत से आप सीख सकते हैं, और महाभारत से थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इसी प्रैक्टिस वाली चीज को, इसी हैबिट या आदत वाली चीज को एटॉमिक हैबिट्स भी दर्शाती है। हम लोग दोनों को मैच करके भी देख सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स में जब आप हैबिट्स की बात करते हैं तो यहां पे आदतों को बनाने, अच्छी आदतों को पकड़ने, सीखने और उन्हें अपने दिनचर्या में शामिल कर लेने के बारे में जो चीजें बताई जाती हैं, उनमें से सबसे पहली चीज जो बताई जाती है वो है मेक इट ऑब्वियस। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहां किताब का ही एक हिस्सा जो प्रचार के लिए इस्तेमाल होता है वो हमने इस्तेमाल किया है। तो मेक इट ऑब्वियस का मतलब होता है कि इसे बिल्कुल सहज और बिल्कुल सरल बना करके रखिए। कोई भी चीज, जिस चीज की आपको आदत डालनी हो, जिस चीज का अभ्यास आपको करना हो, जिसकी प्रैक्टिस करनी हो, उसे बिल्कुल ऑब्वियस बना दीजिए। बार बार उसका जिक्र करते रहिए। जैसे कि इश्क के मामले में कहा जाता है, मुझे गरज किसी से न वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। हम लोग चलते हैं भगवत गीता पर, और भगवत गीता में जब आप देखेंगे कि अर्जुन सवाल कैसे कर रहा होता है या अर्जुन बातचीत कैसे कर रहा होता है, तो वहां आप पाएंगे कि अर्जुन कह रहा होता है मेरे हाथ से गांडीव फिसल रहा है। मतलब लगातार वो एक धनुर्धर की तरह ही बात कर रहा होता है। वो ये नहीं कह रहा होता कि भाई मुझे देखने में दिक्कत हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है। ये सारी बातें जो वो कहता है वो तो कहता ही है, इसके साथ ही वो स्पेसिफिकली बताता है कि मुझे धनुष पकड़ने में दिक्कत हो रही है, मेरे हाथ से गांडीव यानी मेरा धनुष जो है वो छूट रहा है। अगर आप इस चीज की तुलना जापान से करेंगे तो जैसा कि एटॉमिक हैबिट का जो उदाहरण है वो हमें बताता है, तो वहां पर स्टेशन पर जो कर्मचारी होते हैं, रेलवे के कर्मचारी होते हैं, वो ट्रेन के आने पर प्लेटफॉर्म नंबर इतने पे ये ट्रेन आई, अंदर आ रही है ट्रेन, या ट्रेन खुल रही है और इस ट्रैक पर जा रही है और निकल रही है बाहर, लाल बत्ती जो थी वो हरी हो गई, ये सारी चीजें बोलते रहते हैं बीच बीच में। और पाया गया कि इससे गलतियां जो होती हैं उसकी संभावना 85% तक, 85% तक कम हो जाती हैं, और एक्सीडेंट्स होने की संभावना 30% तक कम हो जाती है। तो बार बार अगर आप अपने काम का जिक्र करते रहते हैं या जिस चीज की आदत आपको डालनी है उस चीज का जिक्र करते रहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस आपको होती जाती है। अर्जुन की तरह अगर आप बार बार गांडीव बोल रहे हो, बार बार अपने पेंटिंग ब्रश, अपनी कलम या जिस भी चीज की आप आदत डाल रहे हो, अपने स्पोर्ट्स में अगर आप हो तो फुटबॉल या क्रिकेट, जिसकी भी बात कर रहे हो, उसका जिक्र अगर आप बार बार करते रहते हैं तो आप पाएंगे कि ये चीज ऑब्वियसली आपकी आदत में शामिल हो गई। लोग आपसे वही अपेक्षा रख रहे होंगे और आप स्वयं से भी उसकी अपेक्षा रख रहे होंगे। जो दूसरी शर्त होती है उसे कहा जाता है मेक इट अट्रैक्टिव। जो महाभारत का काल था उससे अगर आप इसकी तुलना करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस काल में धनुर्धर होना, धनुष चलाने में कुशल होना एक बहुत ही बड़ी योग्यता मानी जाती थी। इस योग्यता के फायदे भी बहुत ज्यादा थे। जो शुरुआती, जिस जगह पर पहली बार अर्जुन और कर्ण का बिल्कुल आमना सामना होता हुआ दिखाया जाता है, वो एक प्रतियोगिता हो रही थी जब सारे शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर चुके होते थे और द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को लेकर एक अखाड़े में प्रदर्शन कर रहे होते थे कि कौन कितना कुशल है हथियारों में, शास्त्र के ज्ञान में और बाकी जो चीजें उन्होंने सिखाई हैं उनमें। तो वहां पर कर्ण चुनौती देने आ जाता है और यहां पे आप देखेंगे कि अच्छा धनुर्धर होने का कितना फायदा होता है। जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा अर्जुन को मिलती है, करीब करीब वैसी ही प्रतिष्ठा कर्ण को तुरंत ही मिल जाती है जैसे ही वो ये साबित कर देता है कि वो अर्जुन को चुनौती देने की स्थिति में है, वो इतना योग्य है कि धनुर्विद्या में, धनुष चलाने में अर्जुन को चुनौती दे सके। तुरंत उसे अंगदेश का राजा बना दिया जाता है। तो जो इनाम होते हैं, इस चीज से जो फायदा होने वाला होता है वो बहुत ही ऑब्वियस है, बिल्कुल साफ सामने नजर आता है। अर्जुन के लिए अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उस युग में जो सबसे सुंदर युवती थी द्रौपदी, जिसके स्वयंवर के लिए पूरे देश से, यहां वहां से सारे राजा महाराजा आ गए थे, यहां तक कि जरासंध के सुपुत्र भी इस स्वयंवर में थे और उनका अंगरक्षक एकलव्य भी वहां पे मौजूद था। तो उस स्वयंवर में विजय पाने की जो संभावना थी वो उसी व्यक्ति की थी जो धनुष चलाने में अच्छा हो। तो इनाम जो है वो इस पर्टिकुलर किसी भी आपकी योग्यता या आप जिस चीज में, जिस फील्ड में आप प्रैक्टिस करना चाहते हो उसमें इनाम क्या होगा, ये अगर बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट पता हो तो भी आपकी योग्यता या आपका शौक, आपकी कोशिश जो होती है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है।
डोपामाइन लेवल बढ़ जाता है इसकी वजह से। अपेक्षा अगर हो किसी पुरस्कार की तो आपकी खुशी, आपकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और इसकी वजह से आप ज्यादा मेहनत करते हैं। तीसरे स्थान पे आप देखिएगा तो तीसरे स्थान पे एटॉमिक हैबिट्स बताती है मेक इट इजी। मेक इट इजी क्यों? आप अगर इसी को महाभारत से फिर से तुलना करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि अर्जुन और दूसरे पांडव या बाकी सारे लोग जो थे, जो हथियार चलाने में कुशल होने की वजह से जाने जाते थे, अर्जुन जैसे कि धनुष चलाने में बहुत कुशल होने की वजह से जाना जाता था, तो वो कभी भी अपना हथियार जो है वो अपने आप से दूर नहीं कर रहा होता था। राजपाट छूट जाता है, जंगलों में भेज दिया जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो अपने हथियार छोड़कर जा रहे होते हैं। बाकी सारी धन संपदा, मुकुट, अच्छे कपड़े, ये सारा कुछ छूट गया, मगर हथियार जो थे वो नहीं छूटते। एक ही बार जब वो लोग छुप कर रहने वाले थे, जहां पर उन्हें अपनी पहचान ही गायब करनी थी, तो पहचान गायब करने का जो उन्होंने तरीका चुना था, उस तरीके में विराट के महल में जाने से पहले वो लोग अपने हथियार छुपा देते हैं। मतलब हथियार उनके इतने पास रहते थे कि उनके हथियारों को देखकर ही उनकी पहचान हो सकती थी। बिल्कुल व्यक्ति और उनकी जो योग्यता थी, व्यक्ति और व्यक्ति की योग्यता, उन दोनों में आप अंतर न कर सके, बिल्कुल ऐसी स्थिति थी। अर्जुन होगा तो गांडीव होगा ही, और अगर गांडीव नजर आ रहा है तो अर्जुन भी यहीं कहीं आसपास है, ये चीज समझी जा सकती थी। यही चीज आप पर भी लागू होती है अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी किताबें आपके कमरे से कहीं बहुत दूर रखी हुई हैं, तो आप नुकसान कर रहे हैं अपना। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए कि लेखक हैं, हिंदी के लेखक हैं, और मैं आपके कमरे में आता हूं, इधर उधर देखता हूं और मुझे हिंदी का कोई शब्दकोश नजर नहीं आता, हिंदी की कोई डिक्शनरी दिखाई नहीं देती। अगर आप इंग्लिश के ऑथर हैं और आपके कमरे में इंग्लिश की डिक्शनरी दिखाई नहीं देती, तो इसका मतलब है कि आप शब्दों को चुनते नहीं, अपने लिखे को एडिट करके अपने शब्दों को बदल नहीं रहे, प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। यानी कि ये जो मेक इट इजी वाला पार्ट था, ये आपने छोड़ दिया। डिक्शनरी अगर आपने कहीं और रखी हुई है, शब्दकोश किसी और कमरे में रखा हुआ है, ग्रामर या व्याकरण की किताबें जो थी वो कहीं और आपने रखी हुई हैं, लिखते कहीं और बैठ करके हैं आप, बार बार उठ करके आपको जाना पड़े, जाकर के डिक्शनरी निकाल के देखना पड़े, तो आप मेहनत थोड़ी कम करेंगे और हो सकता है एक आध बार शब्दों को बदले बिना वैसे ही छोड़ दें, ठीक है यार चलता है, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा करते ही आपकी जो गुणवत्ता होगी उसमें कमी आएगी। मेक इट इजी, अपने काम को आसान बनाइए। अगर आप लिखते हैं तो अपनी डिक्शनरी अपने पास रखिए। अगर आप पेंटर हैं तो अपना पेंटिंग ब्रश और बाकी सारा सामान ऐसी जगह पे ऐसे तरीके से रखिए कि आसानी से वो आपको मिल जाए, आसानी से दिख जाए, उन पर आप आसानी से अभ्यास कर सकें। कुछ लोग जब पूछते हैं कि अगर मुझे भगवत गीता पढ़नी है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं उन्हें सबसे पहले कहता हूं कि भैया वो जो लाल कपड़े में आपने लपेट के रखी हुई है अगरबत्ती दिखाने के लिए, उसको बाहर निकालिए और अपने कमरे में कहीं ऐसी जगह रखिए जहां पे वो बार बार आपको नजर आ जाए, तो आसपास से गुजरते समय भी आप एक आध बार पन्ने पलटा लेंगे। तो ये जो मेक इट इजी वाला पार्ट होता है वो ऐसे काम करता है। और अब हम लोग देखते हैं चौथे हिस्से पर जब हम लोग पहुंचते हैं तो यहां पर मेक इट सेटिस्फाइंग कहा जाता है। लेकिन मेक इट सेटिस्फाइंग को हम लोग देखें इससे पहले आइए हम लोग देखते हैं मोस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स को। मोस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स अक्सर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ाया जाता है। जिन छात्रों ने एमबीए वगैरह की पढ़ाई की होती है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक पेपर पढ़ते हैं। जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी वगैरह, वो लोग भी कभी कभी मोस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ते हैं। उन्हें इस ट्रायंगल की अच्छी तरह जानकारी होगी। ये असल में एक ट्रायंगल भी नहीं होता, एक पिरामिड होता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। यहां सबसे नीचे के स्तर पर होती है आपकी शारीरिक जरूरतें, जैसे भूख, प्यास, रोटी कपड़ा और मकान कह लीजिए। तो रोटी कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरतें जो होती हैं वो सबसे पहले आदमी पूरा करने का प्रयास करता है। इस स्तर को पार करते ही उसके पास सुरक्षा की चिंता आ जाती है। अब जैसे कि मान लीजिए हिरन के लिए सबसे पहली जरूरत जो होती है वो होती है घास खाना। घास खाने के लिए वो सुरक्षा की चिंता थोड़ी देर के लिए छोड़ भी सकता है। एक बार जैसे ही उसकी घास खाने की जरूरत पूरी होने लगती है तो वो तुरंत चौकन्ना होकर आसपास देखने लगता है कि कहीं कोई शिकारी पशु उस पर घात लगाए तो नहीं बैठा। इससे ऊपर का स्तर होता है जब ये दोनों चीजें पूरी हो गई तो प्रेम, सहचर्य जैसी भावनाएं जो होती हैं
उनकी जरूरत आ जाती है तो वो हिरन अपने झुंड से कहीं दूर नहीं जाएगा और जो एक परिवार या फिर ऐसी संस्था, एक कुल की संस्था जो होती है, इनका निर्माण करने की कोशिश करेगा और इनके साथ बने रहने का भी प्रयास करेगा। मनुष्यों में भी ऐसा ही होता है बिल्कुल। पहले आप रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतें पूरी करते हैं। रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत पूरी होते ही आप ये देखते हैं कि आप सुरक्षित हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया रोटी का आपने इंतजाम किया लेकिन हर रोज आपको डरा धमका कर मार पीट कर आपके हिस्से में से आधी रोटी कोई छीन ले जाता हो। तो फिर आप कोशिश करेंगे कि भैया ऐसी जगह ना रहा जाए, यहां से कहीं और चलते हैं जहां पर हमारी रोटी जितनी हमने कमाई है वो पूरी की पूरी मिलती रहे। मतलब कोई गब्बर सिंह टैक्स न देना पड़े, जीएसटी टाइप, या कम देना पड़े। तो ये सुरक्षा जो होती है वो आप देखते हैं। ऐसे ही सुरक्षा के आगे परिवार और प्रेम की बारी आती है तो फिर शादी ब्याह, दोस्ती, ये सब की जरूरतें जो होती हैं वो पूरी होने लगती हैं। इनसे आगे निकलने पर मनुष्यों में सेल्फ एस्टीम की बात आती है या फिर सामाजिक सम्मान की बात आती है। देखेंगे आप कि जब आदमी एक स्तर पर पहुंच जाता है, शुरुआत जब आप करते हैं युवावस्था में, तो पहले आप एक नौकरी ढूंढते हैं जिससे आपकी रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतें पूरी होने लगे। रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतें जब पूरी होने लगती हैं तो आप देखते हैं कि भैया ये नौकरी कितनी अच्छी है। कोई स्टार्टअप, कोई छोटी कंपनी है अगर, तो वहां से आप किसी बड़ी कंपनी में जाने की कोशिश करते हैं जहां पर आपको एक थोड़ी बेहतर, थोड़ी सुरक्षित जॉब मिल सके, जहां जॉब सिक्योरिटी थोड़ी सी ज्यादा हो। सुरक्षा के बाद बारी आती है परिवार की, तो फिर लव एंड बिलोंगिंग वाला जो पोर्शन होता है वो आता है। बच्चे बच्चे हो जाए, सब कुछ हो जाए तो सामाजिक जो प्रतिष्ठा होती है उसकी बारी आती है। कहीं 40-50 साल की उम्र में आप अपेक्षा करने लगते हैं कि लोग आपसे आप कह के बात करेंगे, कोई तू तड़ाम नहीं कर रहा होगा। कहीं आप जाएं तो 4 लोग आपको पहचान लेंगे, नमस्ते करेंगे, थोड़ी इज्जत से पेश आएंगे। तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। यहां के आगे क्या होता है? यहां के आगे आपकी ये सारी जरूरतें जब पूरी हो जाती हैं तो आप 5वें स्तर पर पहुंचते हैं और यहां सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। यहां सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपनी स्थिति से संतुष्ट हो चुके हैं और आप किसी और को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने खुशी के लिए, स्वांत सुखाए जिसको कहते हैं, उसके लिए आप काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि तुलसीदास जी कई रचनाएं पहले ही कर चुके थे और इस किताब को लिखते लिखते उनकी समझ में यह आ गया था कि जो मैक्सिमम हो सकता है वो मैं पा चुका हूं, अब सिर्फ मुझे खुशी हो इसलिए मैं ये कर रहा हूं। ऐसे ही अगर आप अर्जुन को देखेंगे तो कोई उसे देख नहीं रहा होता। हनुमान जी से वो जीता या हारा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। किरात अर्जुन में अगर आप देखेंगे तो शिव से लड़ते समय वो जीता या हारा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्र से जब वो लड़ता है तो पहले वो लड़ करके उनकी सुरक्षा में जो वन था उसे जला देता है, लेकिन बाद में इंद्र के पास ही शिष्य की तरह सीखने पहुंच जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि भैया इससे मेरी तो प्रतिष्ठा चली जा रही है या बड़ी बेइज्जती हो गई मेरी, ऐसी कोई चिंता उसे रहती ही नहीं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो पार कर चुका था और इसके बाद वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले मोड में था। यहां पर आप पहुंच जाते हैं। यही चीज, बिल्कुल यही चीज तब होती है जब हम लोग एटॉमिक हैबिट में मेक इट सेटिस्फाइंग की बात करते हैं। जो काम आप कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं क्या? कई बार आप पाएंगे कि लोग आईएएस ऑफिसर तक हो गए। आईएएस ऑफिसर सामाजिक प्रतिष्ठा या बाकी सारी जो श्रेणियां हैं उनके हिसाब से देखेंगे तो रोटी कपड़ा और मकान की सुरक्षा वगैरह की जो गारंटी होती है वो सब तो वो देता ही है, सामाजिक प्रतिष्ठा वगैरह तक वो दे देता है। ये सारा कुछ तो मिल गया था, लेकिन वो आदमी अपनी स्थिति से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं था। तो कई बार, अब जैसे उदाहरण के तौर पर सुषमा स्वराज को देख लेते हैं, तो सुषमा स्वराज जो थी वो आईएएस थी। आईएएस की नौकरी वो छोड़ देती हैं और आगे निकल जाती हैं। ऐसा ही आप कई और दूसरे लोगों को भी करते देखेंगे। आईआईटी से पास करने के बाद एक अच्छी सी बड़ी सी कॉर्पोरेट कंपनी में वो नौकरी करने लगे। नौकरी करते करते एक दिन अचानक उन्हें सूझता है कि नहीं भाई, मुझे तो समाज सेवा करनी है। तो कुछ लोग होंगे जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस गांव में आ गए। जैसा कि एक फिल्म वगैरह में भी आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसा करते हैं। विदेशों में काफी साल तक काफी सफल होने के बाद अचानक गांव की तरफ अपने वापस आ गए। और इसको आप कहते हैं मेक इट सेटिस्फाइंग। अगर ये चीज आपको संतुष्टि नहीं देती तो आप बहुत लंबे समय तक वो काम नहीं कर पाएंगे। तो किसी और की पसंद के लिए आप काम कर रहे हैं या खुद की पसंद से आप काम कर रहे हैं, ये भी आपको सोचना होगा।
बिल्कुल अर्जुन वाला ही हिसाब किताब है। कोई और चाहता था कि वो भाला चलाना सीखे, या अपने बड़े भाई को उसने देखा कि युधिष्ठिर तो भाई धर्मशास्त्रों में बड़े पारंगत हैं, तो उनकी कॉपी करके वो खुद भी धर्मशास्त्र पढ़ने नहीं निकल गया। उसने चुना था, स्वयं चुना था कि मुझे सिर्फ धनुर्विद्या सीखनी है और मुझे इसी में पारंगत होना है। बाकी जो दूसरी चीजें हों उन्हें मैं छोड़ दूंगा या इग्नोर कर दूंगा, थोड़ा कम आए तो भी चलेगा, और अपने लिए जो सेटिस्फाइंग था वो ही वो चुनता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप महाभारत से सीख सकते हैं। महाभारत के साथ साथ हमने जो दूसरी किताब की बात की है वो थी एटॉमिक हैबिट्स। इन दोनों किताबों का लिंक अलग अलग जगहों से ये किताबें ली जा सकती हैं, तो कुछ एक लिंक्स जिनसे आप पढ़ सकते हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। फिलहाल के लिए चर्चा को यहीं रोकते हैं, आगे किसी कहानी में फिर से बात होगी। धन्यवाद।